पेंसिल्वेनिया के बटलर में इस महीने की 17 तारीख को यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गोलियों से मारने की कोशिश करी गई। इस असैसिनेशन के अंदर ट्रंप मरते मरते बचे। इस साल अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं और कैंपेनिंग बहुत तेजी से हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी रैली कर रहे थे। ये अपनी स्पीच देते हुए एकदम लास्ट टाइम पर ये अपने सर को थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके राइट कान को गोली छूकर निकल गई। और सिर्फ एक गोली नहीं चली, 5 राउंड के लिए शूटिंग होती है। रैली में आए हुए 2 लोग घायल हुए और एक की जान भी गई। लेकिन यूएस में प्रेसिडेंट को असैसिनेशन करने का सिलसिला बहुत लंबा चलता आया है। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन, 2 जुलाई 1881 को जेम्स गारफील्ड, 6 सितंबर 1901 को विलियम मैकिनले, 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी, ऐसे कई प्रेसिडेंट्स को जान से मारा गया है। इसी तरह फ्रैंकलिन रोजावेल्ट, हैरी ट्रूमन, गिराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश जैसे प्रेसिडेंट्स पर जानलेवा हमले भी हुए हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्टेड को मिलाकर ऐसे 15 हमले हुए हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद ये 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रूक्स कैसे गन लेकर पोजीशन ले लेता है। जब वहाँ खड़े ऑडियंस में से कुछ लोगों ने उस गनमैन को रूफटॉप पर स्पॉट किया था और लोग चिल्लाए भी थे, फिर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्या ये सच में असैसिनेशन था या एक पॉलिटिकल स्टंट? चलिए समझते हैं। Look, they're all pointing. The Atlantic, gave me the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. Gary is right there. Right there, you see him? He's laying down, you see him? Yeah, he's laying down. I go to Stanford University. I have a Take a look at what happened. थॉमस क्रूक अपनी कार को पुलिस और सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स की जांच से बचाते हुए लॉरेंस एवेन्यू पर खड़ी करता है और ये भी संदेह लगाया जा रहा है कि इसके पास काफी एक्सप्लोसिव भी था। और फिर ये यहाँ से पैदल इस जगह पर पहुँचता है, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। यहाँ एक सीढ़ी रखी थी जिससे ऊपर चढ़कर इस पॉइंट पर पहुंचा। और अच्छे से समझने के लिए पहले हम ट्रंप की स्टेज पर पोजीशन देखते हैं और साथ ही शूटर की पोजीशन को भी समझते हैं। हमें ये सब समझने के लिए 3 स्ट्रक्चर्स को समझना होगा। यह है ट्रंप की स्टेज और इन्हीं के पीछे बैठे हैं कुछ लोग। और अगर आप इन लोगों के पीछे देखोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि यहीं पर तैनात है शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स। और फिर है ये बिल्डिंग जहाँ ये गनमैन मौजूद है। तो अगर हम देखें, शूटर से ट्रंप की डिस्टेंस लगभग 450 फीट थी और शूटर से सीक्रेट सर्विस स्नाइपर की डिस्टेंस लगभग 440 फीट थी। जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच दे रहे थे, तभी शूटर अपनी AR-15 राइफल का ट्रिगर दबा देता है और 3 बुलेट्स रिलीज होती हैं, जिसकी एक गोली उनके कान को छूकर निकल जाती है। इसके बाद 5 और शूट फायर किए। ट्रंप अगर लेफ्ट में लगे बोर्ड को नहीं देखते तो वो गोली ट्रंप के सर को पार कर जाती। जब ट्रंप को गोली लगी, अगर आप उस सीन को ऐसे ऊपर से देखोगे तो कुछ ये ऐसा दिखता है। तो आप यहाँ साफ देख सकते हो कि कैसे ट्रंप का सर बचा। अगर आप गन को देखो तो ये AR-15 आर्मलाइट राइफल थी, इसी को शूटर यूज कर रहा था। अगर आप ये सब होने से 6 मिनट पहले का टाइम देखोगे तो क्राउड में खड़े कुछ लोगों ने शूटर को देख लिया था और चिल्लाए भी थे कि ही हैज अ गन। अब जैसे ही ट्रंप को गोली लगी, तुरंत सीक्रेट सर्विस एजेंट आकर ट्रंप को कवर कर लेते हैं। अगर आप रैली की प्रोटेक्शन करने वाले स्नाइपर्स को देखोगे तो ये सिर्फ 400 से 500 फीट दूर थे शूटर से। जैसे ही इन्होंने शूटर को देखा, इन्होंने फायर कर दिया और शूटर को मार गिराया। पर यहाँ अब एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये एक्चुअल में असैसिनेशन अटेम्प्ट था या एक पॉलिटिकल स्टंट? ट्रंप पर गोली चलाने वाला महज 20 साल का थॉमस क्रूक था। FBI का मानना है कि वो अकेले काम कर रहा था और उसका किसी भी टेररिस्ट आउटफिट से कोई भी लिंक नहीं पाया गया। अगर आप पीछे इस बिल्डिंग पर बैठे काउंटर स्नाइपर को देखोगे तो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में देख रहे थे, पर फिर भी इन्होंने अटैकर को स्पॉट नहीं किया। ट्रंप को शूट करने के बाद ही इन्होंने उस अटैकर पर गोली चलाई और उसे मार गिराया। जैसे ही क्रूक को मार गिराया, ट्रंप को वहां से ले जाते टाइम ये आइकॉनिक गेस्चर ट्रंप ने किया और ये आइकॉनिक गेस्चर अमेरिका के इलेक्शन में पूरा इम्पैक्ट देगा। इस इंसिडेंट के बाद मन में जरूर आता है कि क्या ये सच में हुआ या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। मैं अपनी बताऊं तो मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिशियन खुद पर अटैक करवाएगा या इतना बड़ा रिस्क लेगा, क्योंकि निशाना उनकी छाती पर नहीं था, हेड पर था। अगर ट्रंप अपना सर
ना घुमाते तो आज वो शायद हमारे बीच ना होते। अब यह सोचने वाली बात है कि सिक्योरिटी फेलियर कहाँ रहा। देखिए यहाँ कई सारे सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई ग्राउंड कंट्रोल। जब भी ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तब हाई ग्राउंड या कोई भी टॉल बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को सिक्योर किया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी अवेलेबल होती है और किसी को भी यहाँ जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि हाई ग्राउंड से एक क्लियर व्यू दिखता है और यहाँ से अटैक कर पाना बहुत ईजी होता है। लेकिन गनमैन अपनी वेपन के साथ इस रूफटॉप पर पहुंच पाया। सेकंड सिक्योरिटी फेल था चेकिंग। ऐसे इवेंट्स को अटेंड करने वाले लोग गन कैरी नहीं कर सकते और ऐसे में मैग्नेटोमीटर से अच्छे से चेकिंग की जाती है। मैग्नेटोमीटर वही मशीन है जो आप एयरपोर्ट पर देखते हो, लेकिन फिर भी इन सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच करके गनमैन अपनी पोजीशन ले पाया। थर्ड, इवेंट के बाद जो ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव प्रेस ब्रीफिंग के लिए नहीं आया। यानी लगता है कि कोई ना कोई बात छुपाने की कोशिश हो रही है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि गनमैन की पोजीशन उनके सिक्योरिटी पैरामीटर के बाहर थी, इसी वजह से वो एरिया चेक नहीं हुआ। पर क्या ये एक्सक्यूज वैलिड है? FBI इस बात की इन्वेस्टिगेशन चालू कर रही है जिनमें इन सभी बातों की जांच होगी और इन्वेस्टिगेशन में ये भी चेक होगा कि क्या इसमें किसी इनसाइडर का हाथ था। अब ये एक बहुत लंबी थ्योरी है, पर आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ शूटिंग होने पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन एक औरत बिल्कुल शॉक नहीं होती। वो सीधा अपना फोन निकाल कर रिकॉर्ड करना चालू कर देती है, मानो उसे पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। लेकिन अब चाहे बात कुछ भी हो, इस गनमैन का जो मोटिव था वो एक रहस्य ही बन के रहेगा, क्योंकि FBI कहता है अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो भी गई और हमें मोटिव पता भी चल गया तो हम शायद असली मोटिव के बारे में ना बताएं। पर अब यहाँ एक और सवाल है कि क्या इतना आसान है अमेरिका में कोई भी गन को खरीदना? गन लॉज अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। अमेरिका के 1/3 लोगों के पास गन होती है। 2018 का डाटा कहता है कि अमेरिका में 390 मिलियन गन्स हैं। अगर मैं 2018 में अमेरिका की पॉपुलेशन बताऊं तो ये तकरीबन 300 मिलियन थी। यानी अमेरिका में इंसानों से ज्यादा तो बंदूकें हैं। इनफैक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd अमेंडमेंट में हर एक सिटीजन को राइट दिया है कि वो आर्म्स को अपने पास रख सकते हैं, यानी गन रखने का हक सबको है। इसी वजह से 2021 में अमेरिका में 48,000 से ज्यादा लोग गन रिलेटेड इंजरी से मरे। 2022-23 में अमेरिका में 630 मास शूटिंग्स हुई, यानी ऑन एन एवरेज हर दिन 2 मास शूटिंग्स हुई। ये नंबर एक डेवलप्ड देश के लिए काफी सरदर्द वाला है। इसी बेसिस पर जो बाइडेन ने पिछले साल यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक प्रपोज किया। अगर आपको अमेरिका में गन खरीदनी है तो आप एक लाइसेंस फायर आर्म सेलर के पास जाओगे। आपको गन देने से पहले आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, लेकिन यहाँ भी अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लॉ है। आपकी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री क्या है, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये सभी चीजें चेक होती हैं। लेकिन अमेरिका में लाइसेंस फायर आर्म सेलर भी हैं और अनलाइसेंस फायर आर्म सेलर भी। अभी अमेरिका के अंदर 80 फायर आर्म सेलर हैं। अगर आप इनके पास गन लेने जाओगे तो आपका बैकग्राउंड चेक होगा, लेकिन ATF के डायरेक्टर कहते हैं कि कई फायर आर्म डीलर रजिस्टर कराते ही नहीं। अब जिस गन से ट्रंप पर अटैक हुआ वैसी ही एक गन को 2019 में हैरिस नाम के एक 19 साल के लड़के ने खरीदने की कोशिश की थी। एक लाइसेंस फायर आर्म सेलर ने उसे यह गन देने से इनकार कर दिया। हैरिस ने यही गन एक अनलाइसेंस वेंडर से खरीदी और फिर एक स्कूल में फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई। गन वॉयलेंस अमेरिका में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं और बाइडेन डेमोक्रेट। रिपब्लिकन्स गन के बारे में रिलीज्ड हैं और डेमोक्रेट्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। यानी जो पार्टी गन खरीदते हुए लॉज को बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहती, उसी पार्टी के एक मेंबर के ऊपर अटैक किया गया। मतलब ये चल क्या रहा है? अमेरिका के अंदर लोगों को गन की खुली छूट देना, क्या ये सही है या गलत? ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहो। नमस्कार।